दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्नाटक का नक्शा समझाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, नमस्कारा कर्नाटका शुभोदया निवेलेरू चिन्ना गिरुतिरी येनु नानु भावी सुत्तेरे। आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका के जिलों को देखेंगे कि कितने जिले हैं, कितने इसके डिवीजन बटे हुए हैं। साथ ही इसके भूगोल को देखेंगे कि इसमें नदियां कौन कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं कौन सी है, जिससे कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव ना छोड़ो। तो देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं इसके कर्नाटक दिवस के साथ। कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अभी 1 नवंबर 2024 का दिन गया है, आपको पता है। तो 1 नवंबर 1956 को कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटका को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है कर्नाटका दिवस। सबसे पहले तो ये बात आप लिख लो, याद कर लो। इसके बाद अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखो, भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य जो है वो कर्नाटक है। इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5.83% है। इसका अर्थ यह है कि कर्नाटका अपने आप में बहुत बड़ा राज्य हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है। अगर कर्नाटक की सीमा की बात की जाए तो देखिए, इसके पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा, जो कि तकरीबन 320 किलोमीटर की एक पूरी सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में देखोगे तो गोवा नजर आएगा, उत्तर में महाराष्ट्र नजर आएगा, पूर्व में आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नजर आएगा। आप देखोगे पहले तेलंगाना है और नीचे आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु नजर आएगा और दक्षिण में केरल नजर आएगा। इस हिसाब से भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो कर्नाटक के साथ सीमा साझा करते हैं: गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और साथ ही 320 किलोमीटर की एक सीमा लगती है अरब सागर के साथ। तो ये तटीय सीमा हो जाती है। अब ये जो कर्नाटक की पूरी तटीय सीमा है, इसको कनारा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ऊपर वाला हिस्सा कोंकण के नाम से जाना जाता है, कोंकण सीमा के नाम से, उसी तरह ये हिस्सा जो है कनारा सीमा के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि इतनी लंबी तटीय सीमा है तो इसके ऊपर कुछ एक बंदरगाह भी बने हुए हैं। इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह बना हुआ है उसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उद्घाटन इसका हुआ था 1975 में। एक औपचारिक उद्घाटन था जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। मैं आपको बता दूं कि इस बंदरगाह पर आयात और निर्यात दोनों होते हैं। अगर आयात की बात की जाए तो इस पे कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, तरल रसायन, इन सब का आयात होता है। और अगर निर्यात की बात करें तो यहाँ से लौह अयस्क सांद्र और छर्रे, आपको पता होगा लौह अयस्क के छर्रे होते हैं, लोहे के छर्रे, वो भी जाते हैं। साथ ही लौह अयस्क चूर्ण जाता है, मैग्नीज जाता है, ग्रेनाइट पत्थर, काजू और कॉफ़ी, इन सब का निर्यात होता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही और भी बंदरगाह हैं, जैसे कि कारवार बंदरगाह, पुराना मैंगलोर बंदरगाह, भटकल, बेलेकरी, कुंदापुरा, हंगरकट्टा। ये जितने भी आपको बंदरगाह नजर आ रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़रूरी कौन सा है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। तो बंदरगाह याद रह जाएंगे आपको। अब बात करते हैं इसके नक्शे की बारे में। तो देखो, टोटल इस पूरे राज्य में 31 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 31 ज़िले हैं। इसमें सबसे नया ज़िला विजयनगर है, इसको याद कर लो। विजयनगर अभी नया ज़िला बना है। यहाँ पे टोटल 4 डिवीज़न है, मतलब इन 31 ज़िलों को टोटल 4 डिवीज़न में बांटा गया है। अगर आप इस नक्शे को देखोगे तो सबसे ऊपर आपको एक लंबी लाइन नजर आएगी। ये पूरी लाइन जो है, इसको आप कहते हो कालबुर्गी डिवीज़न या फिर कालबुर्गी संभाग, जिसको पहले गुलबर्ग संभाग के नाम से भी जाना जाता था। इसमें टोटल 7 जिले हैं। इसको याद कर लो कि इसके अंदर टोटल 7 जिले हैं। बगल में आपको बेलगावी डिवीजन नजर आएगा, जिसको पहले बेलगाम डिवीजन भी कहते थे। इसके अंदर टोटल 7 जिले हैं। तो ऊपर के 2 डिवीजन हो जाते हैं, एक तो पूर्व की साइड हो जाता है, एक लंबी पट्टी, एक पश्चिम की साइड हो जाता है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे 2 हिस्से हो रखे हैं। एक हिस्सा जो है बेंगलुरु डिवीजन है, ये वाला जो हिस्सा नजर आएगा, इसमें टोटल 9 जिले हैं। और यहाँ पे जो साइड में आपको नज़र आएगा ये है मैसूर डिवीज़न, इसमें टोटल 8 ज़िले हैं। तो 4 डिवीज़न हो जाते हैं: कालबुर्गी, बेलगावी, बेंगलुरु और मैसूर। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान नाम है याद करने के लिए। अब अगर हम ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले हम कालबुर्गी के बारे में बात करते हैं। कालबुर्गी के जो 7 ज़िले हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है बीदर। बीदर आता है। बीदर के तुरंत बाद आता है कालबुर्गी। कालबुर्गी का ही पुराना नाम गुलबर्ग है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पहले गुलबर्ग था, अब क्या है? कालबुर्गी है। कालबुर्गी के पास नीचे आपको यादगीर नजर आएगा, यादगिरी या फिर यादगीर कहते हैं इसको। इसके नीचे रायचूर या फिर रायचूरू नजर आएगा, कोप्पल नजर आएगा, यहाँ पे बल्लारी नजर आएगा, और सबसे नीचे आपको विजयनगर नजर आएगा, जो कि सबसे नया जिला माना जाता है कर्नाटक का। तो ये कालबुर्गी डिवीजन है। इसमें बीदर, कालबुर्गी, यादगीर,
रायचूर, कोप्पल, बल्लारी और विजयनगर आता है। याद रह जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। बहुत मुश्किल नाम नहीं है ये, लेकिन इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है बेलगावी डिवीज़न। बेलगावी डिवीज़न में आता है सबसे ऊपर बीजापुर। बीजापुर का जो नया नाम है वो विजयपुरा है, इसलिए इसको भी आप याद रख लो। इसके पास में आपको बागलकोट नज़र आएगा, बेलगावी नज़र आएगा, धारवाड़, गडग, उत्तर कन्नड़ा और हावेरी। याद रह जाएगा, बीजापुर या फिर विजयपुरा, बागलकोट, बेलगावी, धारवाड़, गडग, उत्तर कन्नड़ा और हावेरी। तो 2 डिवीज़न तो ऊपर ही पूरे हो जाते हैं, टोटल 14 ज़िले तो यहीं पूरे हो जाते हैं। अब चलते हैं हम बेंगलुरु की तरफ। बेंगलुरु इस हाथ पे आपको नीचे नज़र आएगा। इसमें आपको शिवमोग्गा नज़र आएगा। शिवमोग्गा सबसे पहला ज़िला है। दावणगेर नज़र आएगा, चित्रदुर्ग, तुमकूर, रामानगर, बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार और चिकबल्लापुर। अब देखिए, हो सकता है कि इस डिवीज़न के जो नाम है, इसमें ज़िलों के जो नाम है वो आपको थोड़ी तकलीफ़ दें। अगर आप कर्नाटक से हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं बाहर से हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। शिवमोग्गा, दावणगेर, चित्रदुर्ग, तुमकूर, रामनगर, बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण या फिर ग्रामांतर जिसको कहते हैं, कोलार और चिक्काबल्लापुर। तो इनको आप याद रख सकते हैं। आखिर में जब आप मैसूर डिवीज़न की तरफ जाओगे तो मैसूर डिवीज़न में सबसे पहले आता है उडुपी। अब उडुपी का नाम आपने सुना होगा। इसके बगल में आपको नज़र आएगा चिकमंगलूर, हसन, दक्षिण कन्नड़ा, कोडागू, मैसूर, मंड्या और चामराजनगर। ये वो ज़िले हैं जो मैसूर डिवीज़न में आते हैं। हालांकि मैसूर के नाम से आपको टीपू सुल्तान याद आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वहाँ के लिए ये। तो ये सारे के सारे ज़िले आते हैं आपके मैसूर डिवीज़न के अंदर। तो ये टोटल 31 ज़िले हो जाते हैं। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि जैसे बेंगलुरु है, वो बेंगलुरु कहाँ है। आप देखोगे कि नीचे वाले हिस्से में, साउथ के एरिया में, साउथ में भी पूर्व की तरफ है, यानी कि ईस्ट की तरफ है। वहीं अगर आपसे कोई पूछे मैसूर कहाँ है तो आप देखोगे वेस्ट की तरफ है, साउथ में भी वेस्ट की तरफ है। अगर आप बेलगावी देखोगे तो आप नॉर्थ में देखोगे, मतलब कर्नाटका का जो नॉर्थ है उसमें है बेलगावी, और वो भी पश्चिम की तरफ है, यानी कि वेस्ट की तरफ है। तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ है, जिससे कि आप अपना जवाब बना सको। अब देखो, इसके अंदर कुछ एक नोट करने वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। याद इजीली हो जाएगा, बेंगलुरु है। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बेलगावी है। मैं आपको बता दूं कि बेलगावी में अंगूर, अनार, गन्ने ऐसी बागवानी फसलें होती हैं जिससे कि इसकी अच्छी खासी कमाई होती है। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? बेंगलुरु शहरी या फिर बेंगलुरु अर्बन जिसको आप कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िले के अंदर है? तो आप लिखोगे बेंगलुरु शहरी। जी हाँ, सबसे छोटा ज़िला भी बेंगलुरु शहरी है एरिया के हिसाब से देखा जाए, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं रहती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? कोडागू के अंदर है। और इस पूरे राज्य की, कर्नाटक राज्य की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 75.36%। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे सवाल बनता है तो इनको स्पेशली लिख लेना, याद कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद करने हैं। सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला, राजधानी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या और साक्षरता दर। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी कर्नाटका के भूगोल के बारे में। तो देखो, कर्नाटका का भूगोल काफ़ी विविध है। यहाँ आपको पहाड़ भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे, तटीय सीमा भी मिलेगी, पठार भी मिलेंगे। लेकिन मेनली अगर आप पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ देखोगे तो आपको पता है कि पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है, जिसको सह्याद्री पर्वतमाला हम लोग कहते हैं, वो कर्नाटका से ही होके जाती है। मतलब कर्नाटका में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बगल में अरब सागर है, तो इस वजह से मानसून यहाँ पे आता है, तो यहाँ की जो मौसम है वो मानसूनी बना रहता है। उस वजह से यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश के कारण ही आपको इस पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो इन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं में से निकलती है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं में से। अगर आप कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में देखोगे तो यहाँ पे एक और पहाड़ियों की श्रृंखला है जिसका नाम है बाबबुदन। बाबबुदन पहाड़ियाँ जो हैं वैसे तो इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है इसी का हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप में थोड़ी सी अलग है। वो इसलिए क्योंकि इन पर्वत श्रृंखलाओं पे या फिर इन पहाड़ियों पे चाय और कॉफ़ी के बागान मौजूद हैं। मतलब यहाँ पे चाय और कॉफ़ी की अच्छी खासी खेती होती है। हो गई कर्नाटक के, तो यहाँ पे आपको
गिरी की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। गिरी की पहाड़ियाँ खास इसलिए हैं क्योंकि ये खनिजों से भरी पड़ी हैं। मतलब खनिजों में काफ़ी समृद्धता है इनके अंदर, और कई सारे ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, उनका ये निवास स्थान है। आपको पता है कि आदिवासी समुदाय कहाँ बसता है? जहाँ पे जंगल हो, खनिज हो, अच्छी खासी नेचुरल रिसोर्सेस हों, सारे संसाधन हों, वहीं पर निवास करते हैं आदिवासी समुदाय। तो गिरी की पहाड़ियों को जरूर याद रखना। अब अगर बात करें कर्नाटक की प्रमुख नदियों के बारे में, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं। इनका नाम आपने सुना भी होगा। सबसे पहले तो कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। वैसे कावेरी और गोदावरी के अंदर ये रेस है कि किसको गंगा कहा जाए। देखिए, राज्य के हिसाब से दोनों ही नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कावेरी को आपको याद रखना है। इसके अलावा कृष्णा भी जो है वो कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा और शरावती, ये जितनी भी नदियां हैं, ये सिंचाई, पीने के पानी, बिजली उत्पादन और पर्यटन, मतलब इन नदियों के आसपास पर्यटन के लिए भी बहुत से स्थान बसे हुए हैं। इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच के देखिए कि ये नदियां पूरी लाइफलाइन है, जीवन रेखा है कर्नाटक की, तो इनको आपको याद रखना है। आखिर में बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो देखो, जो मैसूर और कोडगू ज़िला आपको नज़र आ रहा है, इसमें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे बाघ और हाथी पाए जाते हैं। जो आपको चमराजनगर ज़िला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। शिवमोगा के अंदर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ पे कुद्रेमुख पर्वत है, जो कि लगभग बहुत बड़ा पर्वत माना जाता है। कर्नाटक का सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है ये कुद्रेमुख पर्वत। इसी के आसपास कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। बेलगावी ज़िले में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं: नागरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख और केदारनाथ। और साथ ही ये जो शिवमोगा और चिकमंगलूर है ज़िला, इनके अंदर एक वन्यजीव अभ्यारण्य बसा हुआ है, जिसका नाम है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बारे में भी सवाल बनता है। तो इन पांचों को आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर्नाटक के भूगोल को याद रख सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको पहाड़ी श्रृंखलाएं बताई हैं, यहाँ पे मैंने आपको नदियाँ बताई हैं, राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, जो आपके बंदरगाह हैं वो बताए हैं, और साथ ही यहाँ के ज़िलों के बारे में जानकारी दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।